हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कोशिकपीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे विज्ञान शिक्षा का पेपर कि किस प्रकार से आया 2017 का, क्योंकि हमने 2016 का डिस्कस कर लिया। तो इसमें देखते हैं क्या क्या न्यू क्वेश्चन है और उन क्वेश्चनों को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है और उनके आंसर कैसे लिखने हैं। अब हम अपने सीधा आंसर पे आते हैं कि आपको एक्सप्लेन कैसे करना है आंसर। ये आपका 2017 का पेपर है विज्ञान शिक्षा का। सबसे पहले आपके क्वेश्चन में पूछा था कि विज्ञान शिक्षण के 4 मुख्य उद्देश्य बताइए। तो आपको उद्देश्य बताने से पहले क्या करना है, उसकी डेफिनेशन बतानी है कि विज्ञान है क्या। पहले तो वी प्लस ज्ञान, अर्थात जिसका बोलते हैं विशिष्ट ज्ञान से निकला हुआ है। लैटिन शब्द बोलते हैं साइंटिया से है, जिसका आंसर होता है नॉलेज या ज्ञान की। विज्ञान प्रकृति घटनाओं एवं नियमों का सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन तथा उससे प्राप्त ज्ञान विज्ञान कहलाता है। तो इसी को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की 4 उद्देश्य, आप बहुत सारे उद्देश्य लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। ज्ञान और समझ विकसित करना, मानव जाति की समस्याओं का हल ढूंढना, अंधविश्वास को दूर करना। तो ये इसके उद्देश्य हैं। आप ऐसे भी डाल के लिख सकते हो कि साधारण और विशिष्ट उद्देश्य क्या क्या हैं साइंस के। प्रयोगात्मक कार्य में सहभागिता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, तथ्यों की जानकारी देना, प्रायोगिक अनुभव देना, पर्यावरण परिचय देना बच्चों में। बौद्धिक उद्देश्य व्यवहारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक, मनोवैज्ञानिक उद्देश्यों पर ध्यान देना। तो ये साइंस का उद्देश्य होता है उच्च प्राथमिक स्तर पर। अब इसी में आपका 4 नंबर के उद्देश्य होगा। 6 नंबर का आपको पूछा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हम क्यों विज्ञान को एकीकृत के नाम से जानते हैं, मतलब इंटीग्रेटेड क्यों जानते हैं। तो सबसे पहले आप इंटीग्रेटेड का अर्थ बताओगे कि एक एकीकृत विज्ञान पाठ्यक्रम भौतिक और जीवन, मतलब तीनों चीज जिसमें हम एक ही साथ कई विषयों को सम्मिलित करके पढ़ाते हैं, पाठ्यक्रम को पूरा करते हैं। पाठ्यक्रम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोचेस अपनाया जाता है। तो ये आप लिखोगे एकीकृत विज्ञान में। से उदाहरण बताता हूँ मैं। एकीकृत विज्ञान की भौतिक, जैसे भौतिकी का वर्णन करते हुए देखते हैं हम प्रकाश की। जैसे प्रकाश हमारा भौतिक का चैप्टर है, इसको हम पढ़ाते पढ़ाते हम आंखों पे आएंगे, जो हम बायो का चैप्टर है। फिर साथ साथ इसका आंखों की टेस्टिंग हो गई, जो हमारा किस में होता है, केमिस्ट्री में हो गया। तो इस तरीके से ये इंटीग्रेटेड पढ़ाया जाता है। और इंटीग्रेटेड का आप जैसे कि बता सकते हो, जैसे यहाँ पर है इंटीग्रेटेड उच्च प्राथमिक स्तर पर जो 6 to 10 तक हम देखेंगे तो विज्ञान की एक ही बुक है, जिसमें हम एक साथ ही फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल पढ़ते हैं, बायोलॉजी। 11th 12th के बाद आपका जो साइंस है वो 3 में डिवाइड हो जाता है, बट हम 10 तक इसको एक ही बुक में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि विज्ञान के 3 विषय, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान को अलग ना पढ़ाकर एक ही साथ पढ़ाया जाता है, इसलिए एकीकृत के नाम से जाना जाता है उस प्राथमिक स्तर पर। भौतिक विज्ञान के साथ रसायन विज्ञान भी और जीव विज्ञान भी इंटीग्रेट करके पढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं मिट्टी के बारे में। मिट्टी का आप एक फिजिक्स का है आपका चैप्टर है, इसको हम टेस्टिंग करेंगे तो केमिस्ट्री में आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेट की बात हम सब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि तीसरा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि विज्ञान के जरिए हम सामाजिक अध्ययन कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे खोजो तथ्यों का आविष्कार हुआ, हम उसके बारे में किसमें पढ़ते हैं, सामाजिक अध्ययन में। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तो साइंस लिखी नहीं जा सकती, हर चीज में लैंग्वेज जुड़ी हुई है। शारीरिक शिक्षा के बारे में जैसे हम फूड न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो ये फिजिकल एजुकेशन का भी एक टॉपिक है। तो इस तरीके से आपको इंटीग्रेटेड इसमें बताना है। अथवा में पूछा है आपका वैज्ञानिक ज्ञान की 4 विशेषता। तो वैज्ञानिक ज्ञान किसे कहते हैं, पहले वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग से प्राप्त और प्रशिक्षण किया गया ज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान होता है। मतलब विज्ञान की पद्धति जो हम मेथड अपना रहे हैं उसके द्वारा परीक्षण किया गया ज्ञान ये है। विशेषता क्या है, अनुभवजन्य है, उद्देश्यपूर्ण होती है, सटीकता, व्यवस्थित, नैतिक विचार, विश्वसनीय, अनुमानित, प्रतिकृति, नियंत्रित और एक निश्चित उद्देश्य इसके साथ प्रदर्शित होते हैं इनकी विशेषता में। अब इसी में पूछा है वैज्ञानिक ज्ञान के 2 आपको रीजनिंग होती है आपकी, निगमनात्मक तर्क और आगमनात्मक तर्क, जिसे डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं और इंडक्टिव रीजनिंग। तो डिडक्टिव रीजनिंग की बात होती है ज्ञात कथनों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पूछा जाता है, मतलब कि नी से स्टार्ट हो रहा था, मतलब नियम की बात कर रहा है। पहले नियम दिया जाता है, फिर उदाहरणों पे आते हैं। अगर इसका चरण पूछे तो आपको लिखना है पहले नियम, परिकल्पना, अवलोकन, पुष्टिकरण या निष्कर्ष की बात करता है। अब हम उल्टा इसका आ जाएंगे इंडक्टिव रीजनिंग, जिसमें हम पहले उदाहरण देते हैं फिर नियम पे आते हैं। तो ज्ञात तथ्यों से अधिक व्यापक कथन निर्माण करता है, पहले उदाहरण दिए जाते हैं फिर सिद्धांत। इसकी प्रक्रिया कैसे, अवलोकन पहले होगा, प्रतिरूप, परिकल्पना, हाइपोथेसिस, फिर नियम या सिद्धांत की रचना करता है। इस तरीके से को इसमें लिखना है। अब अगला क्वेश्चन पूछा है कि 2 नंबर में वैज्ञानिक विधि है क्या।
देखो, वैज्ञानिक विधि विज्ञान का अध्ययन करने के लिए जिस विधि का उपयोग करते हैं वो वैज्ञानिक विधि है, जिसमें आप सारे विधि, आप प्रोजेक्ट विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग विधि, तो ये सब क्या है, विज्ञान की विधियां हैं। वैज्ञानिक विधि के चरण क्या होते हैं? सबसे पहले आप अवलोकन करोगे, प्रश्न पूछोगे, शोध परिकल्पना का निर्माण, डाटा एकत्रित करोगे, डाटा की व्याख्या और निष्कर्ष और परिणाम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ सकता है, लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम में समझाया है आपको, अब डायग्राम के माध्यम से देख सकते हो। ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन, रिसर्च टॉपिक एरिया, हाइपोथेसिस, टेस्ट विथ एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस ऑफ डाटा, रिपोर्ट एंड कंक्लूजन की बात करता है। तो ये आपके इसमें ये होगा। अब पूछा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने में वैज्ञानिक विधि कैसे सहायक। अब वैज्ञानिक विधि का आप उपयोग कर रहे हो तो वो कैसे साइंटिफिक एटीट्यूड को आपका डेवलप करती है। देखो, सबसे पहले बात है कि विज्ञान के माध्यम से कुछ सामाजिक नैतिकता और मूल्यों जैसे ईमानदारी, तर्कसंगता, निष्पक्षता और विश्वसनीय जानकारी के आधार पर निर्णय लेना। तो ये साइंटिफिक अप्रोचेस क्या है, हम अंधविश्वास को दूर करते हैं, फैक्ट की बात करते हैं, तो ये फैक्ट दिखाता है हमें, हमारे छात्रों में विकसित किया जाता है। वैज्ञानिक विधि तथ्यों के प्रति आत्मविश्वासी बढ़ाता है, ये तर्क न्याय करती है, अंधविश्वास को दूर करती है, व्यवहार में वस्तुनिष्ठता लाती है, मानव कल्याण में सहायक। तो ये वैज्ञानिक विधि सारा काम करती है और यही काम किसमें होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सीधा रिलेशनशिप है, तो इस तरीके से आपको इसमें बताना है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, पाठ योजना अध्यापक को दिशा प्रदान करती है। सही बात है, 4 नंबर में आपको लिखना है कि कैसे दिशा प्रदान करती है। पाठ योजना अध्यापक के कक्षा कार्य को निश्चित करके उसे शिक्षण पथ से विचलित नहीं होने देती। पाठ योजना शिक्षक को संगठित एवं सुव्यवस्थित रूप से सोचने के लिए उत्तेजित करती है, तो सोचने के लिए। पाठ योजना के द्वारा शिक्षक पाठ के उद्देश्य से भलीभांति समझ लेते हैं। यह अध्यापक को छात्रों के ज्ञान, आदत और योग्यता जानकारी में मदद करते हैं। अब आपका 6 नंबर में इसी में पूछा है कि एक भी कोई भी 6 to 8 तक लेके बच्चों का एक प्रकरण का, एक टॉपिक का आपको एक पाठ योजना बनानी है, तो आप साइंस में एक पाठ योजना खुद बना सकते हो। इसी के और में पूछा, अगर आपको पाठ योजना नहीं करना, नीचे वाला कर सकते हो आप। विज्ञान शिक्षण में सूचना एवं प्रसारण तकनीकी के 4 महत्वपूर्ण पहलू पूछा है। अब महत्वपूर्ण पहलू की बात करते हैं तो ये बोलता है इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, ऑफरेबिलिटी एंड ऑपरेबिलिटी एंड डिपेंडेबिलिटी, ये 4 इसके इफेक्टिव है। और इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, आप आईसीटी के इंपॉर्टेंस भी लिखोगे इसमें। प्रोवाइडिंग न्यूअर बेटर एक्सपीरियंस, क्विकर वे फॉर पीपल इंटरेक्ट, नेटवर्क सीक, हेल्प टू लर्न इफेक्टिवली, मतलब कि आईसीटी का प्रयोग करके हम प्रभावी शिक्षण कर सकते हैं, रियल एक्सपीरियंस दे सकते हैं, न्यू थिंग्स, न्यू नॉलेज डेवलप कर सकते हैं। तो ये आप आईसीटी के इंपॉर्टेंस इसमें लिख सकते हो। फिर आपका पूछा है कि आईसीटी का उपयोग विज्ञान शिक्षण को रोचक बनाने में आप कैसे करोगे। 6 मार्क्स में पूछा, तो आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा इसमें, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें आपको देखो कैसे लिखना है। दूरसंचार, इंटरनेट, कंप्यूटर आदि का शिक्षण में उपयोग करेंगे, जिससे इफेक्टिव बच्चे ऑडियो विजुअल की तरह सीख सके। कहीं भी किसी समय आईसीटी का विज्ञान शिक्षण में हम उपयोग कर सकते हैं। ये पहला महत्वपूर्ण है इसका, कि हम कहीं भी किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं। अध्यापन कार्य में कुशलता के वृद्धि के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। शिक्षण को सरल, रोचक, मनोरंजन बनाने में इसका उपयोग। समय शक्ति की बचत होती है, इसलिए इसका उपयोग किया जा सकता है। शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में इसका उपयोग करेंगे हम क्लासरूम में, शैक्षिक प्रबंधन में, नवीनता लाने में, प्रभावी शिक्षण में उपयोग, सूचना प्रदान करने में आईसीटी का हम उपयोग कैसे करेंगे। जैसे कि हमें कोई कंसेप्ट सिखाना है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, तो इसने देखो बाद में बोला भी है कि कक्षा 6 से 8 तक कोई भी आपको लेना है एक प्रकरण, उसमें आपने आईसीटी का उपयोग कैसे करा वो बताना है। तो मैंने देखो नीचे ऐसे बता रखा है कि कक्षा 7 विज्ञान विषय में आईसीटी का उपयोग कैसे। जैसे हमें ऊष्मा के बारे में बताना है, तो ऊष्मा का संबंध किससे होता है, एक बार बताता हूँ। देखो, ऊष्मा विषय प्रकरणों को पढ़ाने में आईसीटी का उपयोग आसानी से हो सकता है। जैसे आईसीसी के द्वारा ऊष्मा में आपका आता है तापमान, थर्मामीटर, जो आपका गर्मी, ठंडी, तो इसको आप आईसीटी के जैसे वीडियो दिखा के, बहुत सारी चीज वीडियो क्लिप के द्वारा, या आप आईसीटी में पिक्चर दिखा सकते हो आईसीटी के माध्यम से। फोन, टेक्नोलॉजी, सभी आईसीटी का ही तो रूप है। और एक चैप्टर आपका पवन, तूफान, चक्रवात, ये भी 7th क्लास का है। तो आईसीटी के माध्यम से आप बता सकते हो कि चक्रवात कैसे आता है, उसमें भी क्लिप दिखा सकते हो, चक्रवात की प्रक्रिया कैसे है, ये आप उसमें पीडीएफ, पावर पॉइंट के थ्रू दिखा सकते हो। तो ये सब आईसीटी के उपयोग में आता है, एनिमेशन के थ्रू आप पढ़ा सकते हो। तो ऐसे आपको इसमें उपयोग लिखना है, आईसीटी का उपयोग। अब विज्ञान क्लब एवं इको क्लब की भूमिका पूछा आपका 3-3 मार्क्स में। तो सबसे पहले विज्ञान क्लब की भूमिका है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना तथा उसका विकास करना, इसकी पहली भूमिका है। छात्रों को वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण में सहायक देना, ये भूमिका। प्रति अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना,
मतलब अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, ये पढ़नी है। विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक जानकारी देता है ये विज्ञान क्लब। आविष्कारों से परिचित कराने में ये बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है। इको क्लब की भूमिका देखते हैं पर्यावरण जागरूकता फैलाने में, पैदा करने में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में। आप अपने सामने क्वेश्चन पेपर लेके बैठना तो अच्छे से समझ में आएगा। अच्छी आदतों की जागरूकता फैलाने में 2 एक्टिविटीज इसके लिखने हैं। इको क्लब कैसे अच्छी जागरूकता फैलाता है आपके में, देखो इको क्लब है छात्रों को उनके तत्कालिक वातावरण से शिक्षित कराना इसका काम है। ये आपको पॉइंट लिख सकते हो। परिस्थिति तंत्र की अवधारणाओं का ज्ञान प्रदान करने, पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को युवा शिक्षार्थियों में शामिल करने के लिए छात्रों में स्वच्छ और हरित चेतना प्रदान करती है। अब अच्छी आदतों का विकास के लिए जैसे कि आप स्वच्छता अभियान में भागीदारी करवा सकते हो, एरिया परियोजना बचाओ, कागज फॉयल पेपर पुनर्चक्रण के बारे में बता सकते हो। बच्चों को इको क्लब के माध्यम से गुड हैबिट के बारे में बता सकते हो, अच्छी आदतों के बारे में प्रेरणा दे सकते हो, सेमिनार बैठा सकते हो, और एनवायरनमेंट के बारे में भी जानकारी दे सकते हो कि रख रखाव के लिए पार्क को अपनाना, अभियान, गतिविधियां, रैली, ये आप इसमें ऐड कर सकते हो इको क्लब में। अगला क्वेश्चन आएगा कि इसी में मेले को आयोजित करने के कदम, या मेले को आप आयोजित कैसे करोगे, ये आपका इसमें क्वेश्चन है। अथवा में अर्थ संबंधी समस्या को हल करना। सबसे पहले आप जो मेले का अर्थ है कि अर्थ क्या है मेले, तो मेले का कैसे बंदोबस्त होगा, आर्थिक टिकट, ये सब जानकारी। दूसरा है उचित स्थान का चुनाव, कि आप मेले के लिए क्या कदम आयोजित करोगे, तो सबसे पहले आप एक चुनाव करोगे कहाँ पर हमें मेला लगाना है। उद्देश्य निर्धारण करना कि हम मेला किस लिए लगा रहे हैं ये। चौथा पॉइंट है कि विभिन्न कार्यक्रमों की सूची बनाना, कि क्या क्या हमें कार्यक्रम मेले में करवाना है। उचित समय निर्धारण करना, सभी कार्यक्रम का एक टाइम निर्धारित करना। साफ सफाई की व्यवस्था वहां कराना। प्रदर्शनी में प्रत्येक टीम को अच्छी तरह से स्थान मिला, ये नहीं, ये चेक करना कि सबको सही से स्थान मिल गया। जितने भी प्रतियोगिता है उनको आयोजित कराना। पीने खान पान संबंधी मेले की देखरेख करना, मेले का प्रचार प्रसार अच्छे से करना, आखिर में मूल्यांकन। तो ये सब आप लिख सकते हो इसमें कि हम एक मेले का आयोजन कैसे करेंगे। 5वां क्वेश्चन है आपका मूल्यांकन के 4 मुख्य उद्देश्य। देखो मूल्यांकन का सिंपल सा उद्देश्य है बच्चों की परफॉर्मेंस को सुधारना, शिक्षण की प्रभावशीलता के साथ संबंध में निरंतर जानकारी प्रदान करता है, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों की वृद्धि में सहायता है, जैसे सर्वांगीण विकास की बल देता है, प्रदर्शन को जानना और सुधार लाना इसका काम है, सोच और तर्क को प्रोत्साहित करना इसका काम है। अब इसी में आपका पूछा था अथवा में कि मूल्यांकन के प्रतिपुष्टि विश्लेषण का आप उपयोग कैसे करोगे। तो देखो मूल्यांकन के स्टूडेंट एवल्यूएशन आर यूज फॉर मॉनिटरिंग टीचिंग एंड कोर्सेस क्वालिटी प्रमोशन एंड परफॉर्मेंस डिसीजन मेकिंग की बात करता है ये। तो मतलब कि आप मूल्यांकन के प्रतिपुष्टि का विश्लेषण, जैसे कि आपने मूल्यांकन किया तो मूल्यांकन से आपका जो फीडबैक निकलता है उसका आप उपयोग कैसे करोगे, उपयोग करोगे टीचिंग लर्निंग में, कि हमने जो मूल्यांकन किया उसमें क्या क्या हमारी नेगेटिविटी थी, क्या क्या कमजोरियां थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, उनको आप दूर करोगे, इसलिए आप उपयोग कर सकते हो। शिक्षण विधियों को जानने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे, शिक्षण विधियों में सुधार हुआ है नहीं इसलिए उपयोग करेंगे। बच्चों के प्रदर्शन में निखार के लिए, प्रभावी शिक्षण के लिए इसका उपयोग करेंगे। अब इसी में पूछा है कि आप इस पे इम्प्रूवमेंट करने के लिए कैसे, बच्चों के सुधार के लिए आप फिर जो फीडबैक है उसका कैसे करोगे, रणनीति अपनाओगे। तो विधियों का प्रयोग करेंगे इसको अपनाने के लिए, प्रदर्शन, बच्चों के प्रदर्शन सुधार के लिए, अधिगम स्तर के सुधार के लिए क्रियाकलाप का सहारा लेंगे, आईसीटी का प्रयोग करेंगे, प्रतिपुष्टि विश्लेषण अच्छे से करेंगे। तो ये आपका होगा। 6वां क्वेश्चन है समाज के विकास पर विज्ञान के प्रभाव। देखो समाज के विकास पर विज्ञान का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि विज्ञान ही समाज को एक आधारशिला बनाता है, विज्ञान ही खोज करता है, समाज में नए ज्ञान उत्पन्न करने में सहायक है। शिक्षा सुधार करना, हमारे जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना ही समाज का काम है। जीवन, संस्कृति, प्रकृति पर प्रभाव समाज का ये विज्ञान ही डालता है। समाज में जीवन को आसान बनाकर इसका काम है। सामाजिक सरोकार को आगे बढ़ा के मानव की स्थितियों में सुधार, समाज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नए नए आविष्कार इसका काम है। तो इस तरीके से ये समाज पर इफेक्ट डालता है, उसकी शिक्षा पर, उसकी संस्कृति पर, उसके कल्चर पर, उसके रहन सहन पर ये प्रभाव डालता है। सामाजिक पहलू किसे बोल सकते हैं, सामाजिक पहलू जो सुरक्षा पर प्रभाव डालता है। नए नए टेक्नोलॉजी यूज करके हम अलग अलग सुरक्षा के इकट्ठे कर सकते हैं। समुदाय भावना विकसित करना, सामुदायिक संपर्क, स्वयं सेवा, स्वास्थ्य के बारे में ये प्रभाव डालता है। सामाजिक पहलू पर प्रभाव क्या, साइंस। 7वां क्वेश्चन आ क्या, विज्ञान शिक्षण अधिगम में प्रयोग के महत्व बताइए। मतलब प्रयोग के क्या क्या महत्व है आपके, ये लिखने हैं आपको।
जैसे प्रयोग क्या होता है, नए विचारों को पेश करने या उन विषयों के पेचीदा पहलू को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है जो छात्रों के लिए एक संघर्ष है। मतलब कि छात्रों को जिनमें संघर्ष आ रहा है, हम प्रयोग के माध्यम से उनको अच्छे से सोल्यूशन कर सकते हैं। परियोजना के बारे में अधिक सूचित मिलती है, इससे महत्व है। सामाजिक कौशल विकसित होता है, वैज्ञानिक शब्दावली विकसित होती है, अवधारणा को समझने में ये बहुत आसान करते हैं प्रयोग। अब फिर से आपको 2 एग्जाम्पल लेना है कक्षा 6 से 8 तक कि आप उसमें कैसे प्रयोग करके पढ़ा सकते हो। जैसे कि पहला चैप्टर है आपका इसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इसको तो आप प्रयोग के बिना सिखा ही नहीं सकते। जैसे कि हम भौतिक परिवर्तन से हम लोहे का उपयोग करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट में, जैसे मैंने उदाहरण दिया है, इसके बिना हम प्रयोग बिना के नहीं सिखा सकते। लोहे के साथ अभिक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट विलयन के रंग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे लिटमस पेपर है, उसको भी आप प्रयोग करके दिखाओगे तो वो लाल इसमें नीले में बदलता था, नीले वाला लाल में बदल जाता है। तो ऐसे आप सीखा। चुंबक के द्वारा मनोरंजन आप ये चैप्टर का नाम है। तो आप जब चुंबक का प्रयोग कर करके अलग अलग चीज़ें आप सिखा सकते हो कि चुंबक एक साथ चिपकता नहीं है, इसका प्रभाव अलग अलग पड़ता है। तो ऐसे आपको चैप्टर याद करने पड़ेंगे 6 to 8, क्योंकि कोई का भी पूछ सकता है और आपको याद रहेगा चैप्टर तो आप अच्छे से लिख पाओगे। विज्ञान शिक्षण अधिगम को ज़्यादा रोचक एवं ज्ञानवर्धक बनाने में यात्रा के महत्व बताइए। तो फील्ड ट्रिप्स के महत्व क्या है? इंटरेक्टिव लर्निंग की बात करता है, विभिन्न वातावरण तक पहुंच की बात करता है, सामाजिक संपर्क शिक्षण अधिगम में प्रभावी बनाने में, बच्चों की उत्सुकता बढ़ाने में, मनोरंजन करने में, कक्षा की बोरियत मिटाता है और नए अनुभव प्रदान करने में, रियल एक्सपीरियंस देने में, बच्चों के सीखने में मदद करता है। तो ये आप फील्ड ट्रिप के बहुत सारे इंपॉर्टेंस लिख सकते हो। 8वां क्वेश्चन है विज्ञान संग्रहालय एक अधिगम संस्था के रूप में है। कैसे आप साइंस म्यूजियम की बात कर सकते हो, क्योंकि प्रकृति व सामाजिक परिवेश से परिचित कराता है, तो ये अधिगम संस्था के रूप में। बाहरी जगत की अनेक सामग्री का प्रयोग इसमें होता है, तो ये आप हम सीख सकते हैं वहां जाके। प्रभावी अधिगम तथा विज्ञान से जुड़े तथ्यों को जानने में संग्रहालय बहुत मदद करता है। संग्रह की प्रवृत्ति संतुष्टि होती है, नवीन वस्तुओं से परिचय दिलाता है ये। अब कैसे आप एग्जाम्पल फिर से आपको देना है कि 6 to 8 तक कैसे आप किसी चीज या प्रक्रम को संग्रहालय के माध्यम से, म्यूजियम के माध्यम से सिखा सकते हो। तो देखो, जीवों में श्वसन को आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके नहीं समझा सकते। संग्रहालय में, म्यूजियम में आप इनके बहुत सारे डायग्राम, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट रखे होते हैं, तो उनके थ्रू आप इसको अच्छे से समझा सकते हो कि जीवों में श्वसन, जो सांस लेना या अंदर करना, सांस ले बाहर छोड़ना, तो ये कैसे होता है, तो इनको आप समझा सकते हो। अम्ल क्षारक और जो आपका क्षारीय था अम्ल क्षारक, ये इसके बारे में आप पढ़ा सकते हो और उसमें संग्रहालय का उपयोग करके। भौतिक रासायनिक परिवर्तन को भी आप पढ़ा सकते हो, पादपों में पोषण को भी वहां जाके अच्छे से। रेशो से वस्त्र कैसे बनता था, म्यूजियम में बहुत सारे मशीन रखे होते हैं, तो उनकी प्रक्रिया से आप इनको अच्छे से समझा सकते हो, क्योंकि मशीन तो आप ला नहीं पाओगे क्लास में। तो ये संगोष्ठी, सेमिनार तथा समूह परिचर्चा में भाग लेने के लिए आप तैयार कैसे करोगे? 2.5 मार्क्स में। दोनों को अलग अलग डिफाइन करना है, मैंने इसमें एक साथ कर दिया है कि जो सेमिनार होते हैं उसमें बच्चों को कैसे आप शामिल करोगे, और जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें। तो देखो, बच्चों को सबसे पहले प्रेरित करेंगे हम कि आप शामिल हो सकते हो। इसमें बहुत सारी प्रतियोगिता निभाएंगे कि बच्चे प्रतियोगिता की भावना से वो इसमें जरूर शामिल होगा कि मेरे को जीतना है। ये अनुभवी व्यक्तियों को बुलाकर हम इसको इंकरेज कर सकते हैं कि बहुत सारे जो एक्सपर्ट होते हैं इसमें सेमिनार में, उनको बुला के, तो बच्चे इंकरेज होंगे कि उनसे मिलना है, उनसे बात करनी है। इसलिए ये प्रतियोगिता की भावना मैंने बता दी। एक समावेशी वातावरण बनाएंगे, चर्चाओं में रचनात्मक और सकारात्मक विवरण रखेंगे, प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करेंगे। ऐसे इसके महत्व भी आप साथ में लिख सकते हो। अभिवृत्ति और अनुभव मिलता है, आत्मव्यक्ति होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मूल्यांकन में सहायक है, सामाजिकता बढ़ती है, विषय के प्रति रुचि होता है। लास्ट क्वेश्चन आपका आता है विज्ञान शिक्षण अधिगम में परियोजना विधि का उपयोग आप कैसे करोगे? देखो, यह विधि मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। इसको हम प्रोजेक्ट द्वारा सीखा हुआ ज्ञान अधिक समय तक बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। छात्रों के मानसिक विकास को बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। आप परियोजना विधि के स्टेप लिख सकते हैं कि पहले प्रोजेक्ट का हम चयन करेंगे, फिर कार्य योजना बनाएंगे, फिर क्रियान्वित करेंगे, फिर डाटा एनालाइज करेंगे, फिर मूल्यांकन करेंगे, फिर निष्कर्ष करते हो। ऐसे आप लिख सकते हो। छात्रों के मानसिक विकास को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग होता है। आपस में मिलजुल कर कार्य करने की भावना उत्पन्न करता है। ग्राम नगर की स्वच्छता सिंचाई का साधन है। अब रोल हो CSIR, जिसे मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की बात करता है। ऐसे खोज मंथन, नए विचारों, आवश्यक शोध कार्य, अध्यवृत्ति। आप सी में पूछा आप क्राइटेरिया, मापदंड विज्ञान में रचनात्मक मूल्यांकन, मतलब कि रचनात्मक मूल्यांकन में कि आप
क्या क्राइटेरिया मापदंड अपनाओगे विज्ञान शिक्षण अधिगम के लिए। तो इसमें वैलिडिटी, रिप्रोडक्टिबिलिटी, एविडेंस होना चाहिए। तो ये आप ये 3 मापदंड या क्राइटेरिया लिख सकते हो रचनात्मक फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए। तो आपका पेपर यहीं ख़त्म होता है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो आपके मैंने बता दिया कैसे इंटीग्रेटेड है, कैसे क्या है ये। तो इस तरीके से आपको इसमें लिखना है।